दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Confidence Point 9456। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आधुनिक इतिहास की लगातार सीरीज चल रही है जिसमें हम मराठा साम्राज्य के उदय की बात कर रहे थे, तो जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। एक वीडियो मराठा साम्राज्य का उदय और दूसरा शिवाजी के उत्तराधिकार को लेकर हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आज इसी सेशन में तीसरे सेशन की बात हम करते हैं। इसी क्रम में तीसरा सेशन लेकर हम आए हैं जिसमें है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष किस परिस्थिति में किस समय पर बना है उस चीज को देखकर या किस कंडीशन से आंग्ल संघर्ष उत्पन्न हुआ, आज हम बात करेंगे। इसमें कंडीशन कहाँ से शुरू होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। उस समय पर जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं वह नेतृत्व करते हैं विश्वास राव नेतृत्व करते हैं, परंतु मराठा साम्राज्य का जो है हार हो जाती है। मराठा साम्राज्य की हार हो जाती है और एक शक्तिशाली शासक के रूप में जो है जो शक्तिशाली शासकों का क्रम होता है वो टूट जाता है। अहमद शाह अब्दाली उसमें विजय प्राप्त कर देता है और इसी क्रम में आगे क्या परिस्थिति बनी जिससे कि आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। तो पानीपत के तृतीय युद्ध, बातों को कहानी से समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कहानियों से जो बातें होती हैं वो समझ में आसानी से आती है। होता क्या है कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है तो जो मराठा साम्राज्य का एक खोई हुई सम्मान होता है उसको दोबारा से हासिल करने के लिए, यह ऐसा मान के चलिए कि दोबारा से उसको प्राप्त करने के लिए जो एक तरीके से प्रतिष्ठा होती है, मराठों की जो प्रतिष्ठा होती है उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए एक शासक होते हैं माधव राव। तो माधव राव कोशिश करते हैं कि पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद कि वह मराठों की मतलब जो प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है उसको पुनः स्थापित करने की। अंततः क्या होता है कि ये जो शासन हुआ माधव राव ने जो अपना शासन संभाला वो 1761 से लेकर 72 तक इन्होंने कुछ काम किया और थोड़ी बहुत जो थी पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद जो इनकी प्रतिष्ठा चली गई थी मराठों की, तो उसको वापस लाने का प्रयास किया। अंततः होता क्या है कि 1772 में ही अंततः क्या होता है कि 1772 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई, मृत्यु के बाद बातों को एकदम स्टोरी समझना, यानी कि पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद में जो प्रतिष्ठा लूट मतलब खत्म हो चुकी थी मराठों की, उसको लाने की कोशिश थोड़ा सा किसने करा? माधव राव ने। ये कह सकते हैं कि माधव राव अगले वंशज के रूप में काम कर रहे थे। अंततः 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके एक छोटे भाई, क्या इनके छोटे भाई जो है अगले पेशवा के लिए नियुक्त होते हैं, जिनका नाम होता है नारायण। पेशवा बन जाते हैं। कौन? पेशवा नारायण ये बन जाते हैं और इनको लगता है कि मैं आगे को जो है पेशवा बनकर जो मराठों की प्रतिष्ठा है उसको पुनः जो है वापस ला सकता हूं। अंततः होता क्या है? अंततः फिर कहानी क्या होती है कि माधव नारायण राव, यानी क्या? माधव राव का पुत्र जिसका नाम है माधव नारायण। क्या? माधव नारायण। ठीक है। कौन? माधव नारायण पेशवा बनने की चाह में, क्या बनने की चाह में? पेशवा बनने की चाह में अंग्रेजों से मदद मांगता है। किन से मदद मांगता है? अंग्रेजों से मदद मांगता है और पेशवा बनने की घोषणा कर देता है। ये ऐसा मान के चलिए पेशवा बनने की घोषणा करता है और फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है माधव राव का जो पुत्र होता है, कौन? माधव नारायण, जो है पेशवा बनने की घोषणा कर देता है। परंतु क्या होता है? रघुनाथ राव, यानी कि इसके वर्सेस जो है इसके विरुद्ध कौन होता है? रघुनाथ राव। इसे पेशवा बनने की क्या होती है? चाह होती है। क्या होती है? पेशवा बनने की चाह होती है और ये सोचता है कि माधव नारायण की जगह पर पेशवा मैं बन जाऊं। और इसी चीज में चलते हुए ये अंग्रेजों से क्या करता है? ये अंग्रेजों से सहायता मांगता है। क्या मांगता है? अंग्रेजों से सहायता मांगता है। अब ये समझिए कि कहते हैं ना कि जब तक कोई अपना ही वंशज जो है
मतलब बीच में किसी तीसरे को लेकर ना आए, तो जब तक तीसरे की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे साम्राज्य में कुछ दखलंदाजी करे। तो ऐसे ही हुआ किया कि माधव नारायण की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर छोटा भाई पेशवा बनता है नारायण, परंतु फिर नारायण की हत्या के बाद में, मृत्यु बाद में फिर कौन बनता है पेशवा? माधव नारायण, इनका पुत्र पेशवा बनता है। परंतु रघुनाथ राव पेशवा बनने की चाह में अंग्रेजों से सहायता मांग लेता है। अब अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है, कहां पर आने पर कि भारत में वो आकर, यानी मराठा साम्राज्य में आकर, मराठा क्षेत्र में आकर वो जो है अपनी बागडोर संभाले। या ऐसा मान लीजिए वहां पर स्टैंप पर कंपनी काम कर रही थी, स्टैंप पर जो थी वो क्या कर रही थी? कंपनी काम कर रही थी। अब होता क्या है इस बात में, पेशवा और मराठों के बीच इस सहायता को लेकर एक संधि होती है। सहायता को लेकर क्या होती है? एक संधि होती है, और इस संधि को कहा जाता है सूरत की संधि। क्या कहा जाता है इस संधि को? सूरत की संधि। सूरत की संधि इसको कहा जाता है। और ये कब होती है? 1775 में संधि हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आएगा आपसे कि सूरत की संधि में क्या हुआ, सूरत की संधि में क्या हुआ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये ऐसा मान लो कि यही संधि जो थी वो थी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की नींव इसी ने रखी। समझ गए नहीं? ना ये अंग्रेजों की सहायता मांगते, और ना अंग्रेजों और पेशवा के बीच में संधि होती, और ना ही, हमारा मानने का मतलब है कि ना ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता। तो होता क्या है कि अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है। अंग्रेजों को सूरत का, भरूच का कुछ ऐसे क्षेत्र दिए जाते हैं, सीलकोट, बसीन, ठीक है, अंग्रेजों को क्षेत्र दिया जाता है। सूरत और भरूच वाला क्षेत्र भी जो है अंग्रेजों को दे दिया जाता है। उसके बदले में अंग्रेज जो है सहायता करके इसे पेशवा बनने की बात करते हैं। किसको? रघुनाथ को। ठीक है, क्या करते हैं? पेशवा बनने की। अब आपको बात समझ में आई? अब बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से अंग्रेज मराठा साम्राज्य में उन्होंने अपनी एंट्री की। चलिए एक बार और बताते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध की समाप्ति के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, उनकी प्रतिष्ठा खो गई थी। उस खोई प्रतिष्ठा को माधव राव 1761 से 72 तक लाने का प्रयास करते हैं, परंतु 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका छोटा भाई पेशवा नारायण बन जाता है। ठीक है, परंतु उसका मृत्यु होने के बाद फिर इनका पुत्र, माधव राव का पुत्र माधव नारायण पेशवा बन जाता है, पेशवा बनने की घोषणा कर देता है। इसी के साथ एक व्यक्ति का नाम उठकर आता है, रघुनाथ राव, और इनके पेशवा बनने की चाह होती है। और ये अंग्रेजी शक्ति जो उठी हुई होती है, उस अंग्रेजी शक्ति से क्या मांगते हैं? सहायता। और रघुनाथ राव और मराठा के बीच में जो है, पेशवा के बीच में जो है, अंग्रेजों के बीच, पेशवा और अंग्रेजों के बीच, किसके? अंग्रेजों के बीच क्या होती है? संधि होती है। और उस संधि का नाम क्या दिया होता है? सूरत की संधि दिया गया होता है। तो सूरत की संधि में क्या होता है कि एक तरफ अंग्रेज होते हैं, एक तरफ मराठा को कौन? रघुनाथ राव, जिसे क्या कहा जाता था? इसे किस नाम से जाना जाता था? जल्दी बताइए। इसे राघवा के नाम से जाना जाता है। किसके? राघवा के नाम से जाना जाता था इसको। राघवा के नाम से इसको जाना जाता था। तो राघवा कहते हैं कि मुझे पेशवा बना दीजिए, और मैं आपको सूरत, भड़ोच और बसीन ऐसे क्षेत्रों में जो है व्यापार करने के और नजराना भेजने की, नजराना देने की जो है मैं आपको कोशिश करूंगा। कि पेशवा नजराना देगा, बनने के बाद अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र देगा व्यापार करने के लिए। इस लालच से जो है ये संधि हुई। ठीक, इसी के चलते क्या होता है? इसी के चलते प्रथम आंग्ल युद्ध होता है। अब देखिए हुआ क्या? प्रथम आंग्ल संघर्ष। अब मराठों के जो बीच हुए, मराठा और आंग्ल के बीच में जो युद्ध हुए वो कितने हुए? वो 3 मराठा आंग्ल युद्ध हुए। यानी आंग्ल बोले तो यहाँ से क्या है? अंग्रेज। ठीक है, मराठा बोले तो आप समझते हो मराठा साम्राज्य। क्लियर इतनी बात? अब इसमें मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक स्टोरी से देख लेते हैं क्या। देखिए ये भारत है, अभी बताएंगे प्रथम आंग्ल युद्ध से पहले भारत। ठीक है, एक तो है सूरत, यहाँ पर क्या है आपके? सूरत। क्या है? सूरत है। ठीक, यहाँ पर है बंगाल, यानी क्या है? बंगाल में क्या है? यहाँ पर ये मुंबई प्रेसिडेंसी के अधीन आता था सूरत। इस टाइम पर सूरत कहां पर आता था? बंबई प्रेसिडेंसी। बातों को बड़े आराम से समझेंगे। ठीक है, और ये जो आता था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर एक अंग्रेजी सरकार थी। ठीक है, कलकत्ता जिसे कहते हैं, कलकत्ता अंग्रेजी सरकार। यहाँ पर सूरत अंग्रेजी सरकार थी। अंततः होता क्या है कि अंग्रेजी सेना जो होती है, ये जो अभी जो संघर्ष की बात करी थी वो कहाँ की सरकार थी? ये जो थी ये कलकत्ता की सरकार, ये थी सूरत की सरकार। जो सहायता मांगी थी वो किससे मांगी थी? सूरत की सरकार से मांगी थी।
तो उस संधि का, जो सूरत की संधि हुई थी, सूरत की संधि कब, यहां देख लीजिए, सूरत की संधि, बात को आराम समझना, 1775 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुई? ये हुई अंग्रेजों और वर्सेस किसके? मराठा के बीच में संधि हुई सूरत के। इस वाली संधि का सूरत अंग्रेज, कौन सी अंग्रेजी सरकार? सूरत अंग्रेज सरकार का विरोध किसने किया? कलकत्ता ने किया। किसने किया? इस वाली सरकार ने जो है इस संधि का विरोध किया। यानी कि कलकत्ता में बैठी अंग्रेजी सरकार ने, कलकत्ता यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी जो थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, इस अंग्रेजी सरकार ने सूरत संधि का जो करा विरोध किया। और ये कलकत्ता सरकार जो है सूरत संधि हो गई थी। उन्हें पता था कि सूरत संधि, अब हम सारे अंग्रेजी सरकार हमारी सहायता करेगी, ये सूरत संधियों की संधि में समझौता हो गया। अंततः कलकत्ता सरकार जो थी अंग्रेजों की, इन्होंने इसका विरोध किया और ये जो है अपनी सेना लेकर जो है ये कहां चले जाते हैं? सूरत में चले जाते हैं। ये कहां लेकर चले जाते हैं अपनी सेना? सूरत में लेकर अपनी सेना चले जाते हैं। अब जब ये सूरत में लेकर अपनी सेना चले जाते हैं तो मराठा इस चीज का करते हैं विरोध कि जब हमारे बीच में संधि हो चुकी है, तो आप अपनी सेना लेकर यहाँ क्यों आए, सूरत में क्यों आए? अब यही था एक कारण तात्कालिक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। अब मैं मानता हूं कि आपको मराठा युद्ध होने का कारण पता चल गया होगा। हम एक एक बात बिल्कुल क्लियर करेंगे, क्योंकि कोई भी बात ऐसी ना हो कि जिससे कि आपके मन में कोई प्रश्न चिन्ह लगा रह जाए, ठीक है। प्रथम आंग्ल युद्ध क्यों हुआ, रटने से पहले आप ये देख लो क्यों हुआ। तो मैंने कारण बता दिया कि हुआ क्यों, ठीक है। कारण ये था कि अंग्रेजी सरकार जो सूरत में थी उसने संधि कर ली थी, कलकत्ता सरकार को वो संधि मतलब पसंद नहीं थी, उसका विरोध किया। वो अपनी सेना लेकर सूरत पहुंचे। वहां पर मराठा लोगों ने सोचा कि जब अंग्रेजों से हमारी संधि होगी तो ये सेना लेकर क्यों आए, उन्होंने उस चीज का विरोध किया। और इसी बीच में जो है ये दोनों सरकारें जो है आमने सामने, यानी अंग्रेज और जो है मराठा आमने सामने आ गए। उसी आमने सामने को जो कहते हैं, हम कहते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से लेकर 1782 तक चला था। तो अब हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल युद्ध की। शायद बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये बात बता के चलूं, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं प्रथम आंग्ल मराठा। क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष या युद्ध भैया, ठीक है। अब ये कब हुआ था, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कब हुआ था। ये हुआ था 1775 से, और कब हुआ था? 82 तक। 1700 किस के बीच हुआ था? ये मराठा वर्सेस कलकत्ता अंग्रेजी सरकार, कलकत्ता अंग्रेजी सरकार, क्योंकि सूरत वाली से तो हो गया था आपका समझौता, ये हुआ। अब पता चल गया ना आपको कि क्यों हुआ था, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके बीच में जब मराठा लोग सामने आ जाते हैं कि आप क्यों लेकर आए, तो फिर इनके बीच में एक संधि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संघर्ष में खूब मतलब होता है, तो इसमें कुछ संधियां होती है। पहली संधि होती है पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होती है? आपको याद रखोगे, पुरंदर की संधि। इस युद्ध के दौरान क्या होती है? पुरंदर की संधि। अब ये कब हुई है? ये भी डेट आपकी कई बार पूछ जाती है। 1776 में संधि हुई, 1776 में संधि हुई। अब किस किस के बीच हुई? ये किस किस के बीच हुई? तो राघोबा और कंपनी के, यानी राघोबा ने क्या करा इसमें, बताइए राघोबा ने क्या करा? ये कलकत्ता किस किस के बीच हुई? कलकत्ता सरकार और मराठा के बीच में। अब बताइए, कलकत्ता सरकार मराठा के बीच में हो गई ये संधि। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इसमें क्या होता है कि राघवा कंपनी को समर्थन देता है। किसको देता है? इसमें क्या करता है? राघोबा इसे कहते हैं, रघुनाथ को कहते हैं। राघोबा क्या करता है? कंपनी को समर्थन देता है। कंपनी का करता है समर्थन करता है पुरंदर की संधि में, ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि जो बंबई में बैठी अंग्रेजी सरकार थी वो इसका क्या कर देती है? विरोध। इस संधि का विरोध कौन करती है? बंबई में बैठी अंग्रेजी सरकार। बंबई सरकार जो करती है, इसका क्या करती है? विरोध करती है। जो सूरत में करा था ना सूरत संधि में, तो वो इसका क्या कर देती है? विरोध कर देती है, ठीक है। तो अब इसके बाद में एक संधि होती है 1779, बड़गांव की संधि। कौन सी संधि होती है? बड़गांव की संधि होती है। और कब होती है? 1779 में। ये बड़गांव की संधि होती है 1779 में। किस किस के बीच होती है? ये बंबई और मराठा के बीच में होती है। किसके? बंबई सरकार और वर्सेस मराठा।
ये मराठा के बीच में होती है संधि, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस संधि में क्या होता है भैया, इस संधि में होता है कि जो मराठा क्षेत्र होता है, सारा मराठा क्षेत्र होता है, ये बंबई सरकार को, यानी कि सारा बंबई सरकार को दे दिया जाता है। मराठा क्षेत्र जो है बंबई सरकार को दे दिया जाता है, ठीक। अब ये संधि जो थी क्या होती है, ये संधि होती है वारेन हेस्टिंग्स की अपमानजनक संधि मानी जाती है। क्या होती है, जो वारेन हेस्टिंग्स इस समय पर आ गए थे, कौन आ गए थे, वारेन हेस्टिंग्स आ गए थे, और उनकी यह अपमानजनित संधि बताई जाती है, अपमानजनित संधि बताई जाती है। और ये इस संधि को नहीं मानते, ये इस संधि को नहीं मानते। इसी बीच में एक संधि होती है सालवाई की संधि। कौन सी होती है, सालवाई की संधि। यहाँ पर संधि बहुत हुई है इसमें, और दो पक्ष थे सरकारों के, इस वजह से सालवाई की संधि जो होती है वो होती है 1782 में। कब होती है, 1782 में। इसमें ज्यादा याद नहीं रखना, बाद में संधि बता देंगे। फिर होती है इसके बाद में बसीन की संधि। एक इसमें क्या होती है, बसीन की संधि होती है। और ये कब होती है और किस किस के बीच होती है, तो 1802 में होती है। ये कब होती है, 1802 में होती है। और किस किस के बीच होती है संधि, ये गुजरात यानी कि अंग्रेजों के बीच, किसके बीच, अंग्रेजों के बीच और मराठों के, यानी किसके बीच होती है, अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच वाली संधि होती है। अंततः कंडीशन क्या होती है, कि यहाँ पर किसके बीच में होती है, ये बाजीराव द्वितीय होता है। यहाँ पर कौन होते हैं मराठा की तरफ से, बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय के बीच में होती है। और ये बाजीराव द्वितीय करते हैं कि सूरत वाला क्षेत्र जो होता है ना, सूरत वाला क्षेत्र ये अंग्रेजों को दे देते हैं। ये सूरत वाला क्षेत्र जो है अंग्रेजों को देते हैं। गुजरात और तुंगभद्रा वाला क्या होता है, ये सूरत वाला क्षेत्र, वसीन वाला जो है सूरत वाला क्षेत्र, और गुजरात और तुंगभद्रा वाला क्षेत्र जो है ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है ये किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं बसीन की संधि में। अब इस संधि को जो है मराठा लोग मानते नहीं, तो कहने का मतलब है कि बसीन की संधि जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। जो बसीन की संधि होती है वही द्वितीय आंग्ल मराठा का कारण बनती है। चलिए अब दोबारा समझते हैं इसको, क्या रिकॉल करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में हुआ। मराठा कलकत्ता अंग्रेजी सरकार क्यों हुआ, क्योंकि मराठाओं ने सूरत की अंग्रेजी सरकार से कर लिया था समझौता संधि, सूरत की संधि। उसी का विरोध करा कलकत्ता अंग्रेजी सरकार ने, और कलकत्ता अंग्रेजी सरकार सूरत में अपनी सेना लेकर आ गई थी। इसी के चलते जो है अंग्रेजी सरकार आमने सामने आई, और अंग्रेजी सरकार के साथ यानी कलकत्ता अंग्रेजी सरकार के साथ मराठों ने एक संधि करी, पुरंदर की संधि। अब सूरत की सरकार जो थी, बंबई प्रेसिडेंसी सरकार जो थी, उसने इसका विरोध किया, और राघवा ने कंपनी को समर्थन दिया इसमें, ठीक है। राघवा कंपनी समर्थन दिया इस वाली संधि में, ठीक। अंततः क्या होता है, बालगांव की संधि होती है किसके साथ, बंबई सरकार के साथ, बंबई सरकार के साथ होती है मराठों के बीच। परंतु वारेन हेस्टिंग्स जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बैठे हुए थे, वारेन हेस्टिंग्स जो थे पश्चिम बंगाल में बैठे हुए थे, वो इस संधि को नहीं मानते। अब वो नहीं मानते कलकत्ता वाले, उनका अपमान हुआ कि हमारी संधि ठुकरा कर उनके साथ संधि कर दी। इसी बीच सालवाई की संधि होती है, इसी वाली जो होती है सालवाई की संधि होती है, और ये किसके साथ होती है, ये कोलकाता वालों के साथ होती है। किसके साथ होती है, कोलकाता वालों के पास होती है, कलकत्ता अंग्रेजी सरकार साथ और मराठों के बीच। उसको कौन नहीं मानते, जो है अंग्रेजी सरकार बंबई वाली है वो नहीं मानती, उसको बंबई वाली अंग्रेजी सरकार जो है वो नहीं मानती। और अंततः जो है बाजीराव द्वितीय हार कर जो है वो सूरत और तुंगभद्रा वाला क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दे देते हैं, जो बंबई सरकार बैठी होती है, ठीक है। और इससे पूरा मराठा संघर्ष जो है, पूरा मराठा समुदाय जो है वो पीड़ित हो जाता कि एक पेशवा ने जो है हमारा क्षेत्र जो था, तो जो हमारी भूमि थी वो किस अधिकार से मुंबई प्रेसिडेंसी को दे दी। और इसी बीच जो है वो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता था। पहले बताइए आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समझ में आया, क्लियर। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा क्या हुआ। कारण पता चल गया, कारण क्या पता चल गया, बशीन की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण समझ में पता चल गया होगा आपको, क्या है, बशीन की संधि, ठीक है। चलिए उसको भी देखते हैं क्या है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये कब हुआ, इतने बारे में पता होना चाहिए हमको कि कब हुआ और कैसा हुआ, ठीक है। द्वितीय मराठा, तो ये हुआ 1803 से लेकर 1805 तक, 1803 से लेकर 1805 तक, ठीक। किस किस के बीच हुआ, अंग्रेजों किसके बीच में हुआ बेटा, अंग्रेजों और वर्सेस मराठा। अब मराठा की तरफ से कौन थे, अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, मराठा की तरफ से कौन थे, तो मैं आपको बताता हूं। अंग्रेजों की तरफ से जो थे वो थे भोसले द्वितीय। मराठा की तरफ से कौन थे, भोसले द्वितीय,
भोसले द्वितीय, ठीक है, ये हुआ। इसका कारण क्या था आप ये समझ लीजिए, कारण क्या था, तो इसका कारण जो था वो था बसीन की संधि, बसीन की संधि, ठीक है, बसीन की संधि 1802, ठीक है। इस संधि का क्या करा, विरोध किसने किया, इस संधि का विरोध किसने किया, वो किसने किया, मराठा सरदारों ने किया, मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया। और इसी बीच जो है आंगल और मराठा जो है क्षेत्र, शेष मराठा बाजीराव द्वितीय को छोड़ के कौन से शेष, भोसले द्वितीय थे, दो पक्ष हो गए थे इनके भी, तो दोनों तीन हो गए थे, एक सिंधिया भी हो गए थे इनके बाद में। तो भोसले जो है मराठा सेना के साथ जो है विरोध करते हैं अंग्रेजों का, कौन सी संधि का, बसीन की संधि का। और जब ये द्वितीय होता है और फिर क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें विजय जो हो जाती है वो किसकी हो जाती है, विजय जो होती है वो किसकी होती है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है, अंग्रेजों की विजय होती है, अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। भोसले जो है, भोसले द्वितीय जो है, इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है, हार हो जाती है, क्या हो जाते हैं, हार हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है जी, इसमें हार हो जाती है, ठीक है। और इसी हार के चलते एक तो देवगांव की संधि इस हार के चलते होती है, इसमें एक संधि होती है, हार के बाद है संधि, देवगांव की संधि ये कब होती है, 1803 में होती है, 1803 में होती है। दूसरी जो संधि होती है वो इस युद्ध की समाप्ति में होती है, वो द्वितीय संधि जो होती है वो इस युद्ध की समाप्ति में होती है, उसे कहते हैं राजघाट की संधि। कौन सी कहते हैं, राजघाट की संधि, राजघाट की संधि, ठीक है बेटा। तो इसमें दो संधि होती है 1805 में, किस किस के बीच होती है, ये भोसलों क्या है, भोसले वर्सेस किसके, भोसले वर्सेस किसके, अंग्रेजों के। और इसमें क्या होता है कि जो दक्षिण वाला क्षेत्र होता है अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है, दक्षिण वाला क्षेत्र जो होता है अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। परंतु कहीं ना कहीं अभी भी मुंबई प्रेसिडेंसी जीत रही है, अभी भी कहीं ना कहीं मुंबई प्रेसिडेंसी जीत रही है। उधर बारेन हेस्टिंग्स के दिल पर दाग लगा हुआ है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में उनके दिल पर दाग लगा हुआ, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो इस युद्ध के बाद में तीसरा कारण है पिंडारी, यानी कि तृतीय आंगल युद्ध होता है, उसका कारण यह है, तृतीय आंगल युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह था कि पिंडारी लोगों का दमन, यानी कि बैरन हेस्टिंग जो है एक दमनकारी नीति चलाते हैं। बैरन हेस्टिंग जो है वो क्या करते हैं, एक दमनकारी नीति चलाते हैं, और दमनकारी नीति चलाते हुए पिंडारियों को दमन करने की बात करते हैं। और उसी चीज को लेकर जो है तृतीय आंगल मराठा युद्ध होता है। चलिए उसको भी देख लेते क्या है तृतीय आंगल मराठा युद्ध, ठीक है, तृतीय आंगल मराठा युद्ध। तृतीय आंगल मराठा युद्ध, ठीक है। तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो होता है वो 1619 में होता है। कब होता है, तृतीय आंगल मराठा युद्ध, ठीक है, वो होता है 1816 से और 19 के बीच होता है, ठीक है। किस किस के बीच में होता है, अंग्रेजों की तरफ से बारेन हेस्टिंग प्लस मराठा, ठीक है, किसके, बारेन हेस्टिंग प्लस मराठा। और मराठाओं की तरफ से यहाँ पर जो होता है वो कौन सामने आते हैं, मराठा के सामने जो सामने आते हैं वो कौन सामने आते हैं, ठीक है। इसमें जो आते हैं वो आते हैं सिंधिया, कौन आते हैं, सिंधिया सामने आते हैं, मराठा की तरफ से कौन आते हैं, सिंधिया लोग जो है मराठा की तरफ से सामने आते हैं, यानी कि सिंधिया लोग जो आते हैं मराठा के सामने आते हैं। इसका कारण क्या था, इस युद्ध का कारण क्या था, तृतीय युद्ध का कारण पहले हमें पता होना चाहिए हर चीज का कारण। तो इसका कारण था पिंडारियों का दमन, ठीक है, क्योंकि बारेन हेस्टिंग्स एक दमनकारी नीति चला रहे थे, दमनकारी नीति। तो दमनकारी नीति के चलते जो है पिंडारियों का दमन करना बताया। अब मैं आपको बताता हूँ पिंडारी कौन थे। तो पेशवा बाजीराव प्रथम, नाम सुनोगे आप, पेशवा बाजीराव प्रथम, वही मस्तानी वाले बाजीराव, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम के समय पर एक पिंडारियों का, एक मराठा सेना पिंडारियों का उदय हुआ था। जिनका उदय हुआ था, पिंडारियों का उदय हुआ था। क्या होते पिंडारी, क्या था इनका इतिहास, उसके बारे में बात करते हैं। पिंडारी जो होते थे वो मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक होते थे। क्या होते थे, मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक, जो बिना वेतन के वहां पर सेना पर में काम करते थे, सेवा देते थे। अंततः जो भी लूट का माल होता था, जो भी जिस पर भी ये आक्रमण करते थे और लूट का माल होता था, उसका एक निश्चित भाग जो है ये लिया करते थे। एक निश्चित भाग जो होता था ये पिंडारी लोग लेते थे। और उसी तरीके से जो है मराठा सेना जो थी कुछ शक्तिशाली थी,
क्योंकि मराठा सेना में अवैतनिक यानी निश्चित वेतन तो था नहीं उनका, तो मराठा सेना को खर्च कम करना पड़ता था, क्योंकि हर मंथली या हर पैकेज नहीं देना पड़ता था, परंतु वो जो स्थायी सेना होती थी उन्हें पैकेज देना पड़ता था। ऐसा मान के चलिए अवैतनिक व अस्थायी सेना होती थी, जब भी किसी पर आक्रमण या लूट करनी होती थी तब इनको जो है सेना में शामिल कर लिया जाता था, और ये अपने अलग अलग कबीलों में रहकर गोरिल्ला पद्धति से काम करते थे। किससे काम करते थे? गोरिल्ला पद्धति से काम करते थे। ठीक, अंततः हुआ क्या? अंततः होता क्या है कि ये गोरिल्ला पद्धति से अंग्रेज बहुत परेशान होते हैं। अंग्रेज सोचते हैं कि हमारी बहुत सारी जो रियासतें होती हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी ना, सलमान खान की एक मूवी आई थी वीर, तो वीर मूवी में जो है पिंडारी बनकर दिखाया, उसमें वीर पिंडारी है, तो अंग्रेज उससे बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, तो पिंडारियों को दमन करने की नीति चलाते हैं। वो इसी समय की वो बनी हुई है मूवी, वो इसी समय की बनी हुई है, वही वाला प्लेटफॉर्म जो है ये वाला बना हुआ है वीर मूवी का। ठीक है, तो क्या होता है, पिंडारियों को दमन करने की बात आती है। तो पिंडारी कौन थे कि जो लूट के सामान का, लूट के माल का जो है कुछ निश्चित भाग लेते थे, और उसी निश्चित भाग के चलते जो है वो सेवा सेना में दिया करते थे मराठों को। तो उनका दमन करने के लिए जो है बारह हेस्टिंग्स नीति चलाई। ठीक है, और पेशवा जो है इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान जो होता है कौन? सिंधिया, यानी कि सिंधिया कौन? पेशवा। पेशवा क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसका मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं, और इसमें वारेन हेस्टिंग क्या हो जाता है? विजय हो जाती है। यानी कि किसकी? वारेन हेस्टिंग की। वारेन हेस्टिंग्स की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। कौन जीत जाता है? वारेन हेस्टिंग जीत जाता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जीत जाता है। और इसी बीच जो होता है, इसी बीच पूना की संधि होती है। इसके युद्ध के बाद क्या होती है? पूना की संधि। और कब होती है ये? 1819 में पूना की संधि होती है। और मैं यहाँ पर आपको एक डेट और बता दूं, 1818 याद रख लेना, 1818 डेट याद रखना। पेशवा पद जो था अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा? पेशवा पद जो है अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, बिल्कुल, कि अब कोई पेशवा शब्द नहीं रहेगा। और इसी बीच पूरे मराठा क्षेत्र पर जो था अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बंबई प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी पूरी तरीके से अंततः, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी उनके हाथ में पहले से थी। अंत होता क्या है कि मराठा जो पेशवा थे उनका पेंशन देनी शुरू कर दी थी, और भारत के मराठा वाले क्षेत्र भूमि पर जो है अंग्रेजी सत्ता का अधिकार हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं प्रमुख मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच होने वाली संधियां। कुछ संधियां हैं जिनको आप याद कर सकते हो। मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं, जो मुख्य संधि है उनकी बात हम कर लेते हैं, जो सीधे परीक्षा में पूछ जाएगी। आप इतना पढ़ लीजिए, मराठों में से कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, बेटा, ये शर्त है। तो सबसे पहले लिखेंगे सूरत की संधि। हम सबसे पहले लिखते हैं सूरत की संधि। किसकी संधि? सूरत की संधि। कब हुई थी ये आपको पता? 1775 में हुई थी। कब हुई थी? 1775 में हुई थी। 1775 किसके? रघुनाथ प्लस अंग्रेजों के। ठीक है, किसके? अंग्रेजों के। ठीक है, इसके बाद में हुई थी सालबाई की संधि। दूसरी संधि कौन सी? सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी ये हुई थी 82 में, 1782 में हुई थी। तो यहाँ तो अंग्रेज तो रहेंगे, परंतु इधर कौन लोग आ गए? सिंधिया। कौन आ गए? सिंधिया लोग आ गए थे यहाँ पर। ठीक है, तीसरी संधि हुई थी बशीन की संधि। कब हुई थी बशीन की संधि? तीसरी बशीन की संधि। ठीक है, ये हुई थी 1802 में हुई थी। ठीक है, अंग्रेज तो यहाँ रहेंगे ही, परंतु कौन? अंग्रेज तो यहाँ रहेंगे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। किसके बीच? बाजीराव द्वितीय। तो बशीन की संधि होगी। इसके बाद में हुई थी देवराय की संधि। किसकी हुई थी? देवगांव की संधि हुई थी। ठीक है, देवगांव की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1803 में हुई थी। कब हुई थी? 1803 में। तो यहाँ पर कौन थे? अंग्रेज तो थे, यहाँ पर अंग्रेज तो 3 थे, परंतु यहाँ पर कौन आ गए थे? यहाँ पर आ गए थे भोसले। कौन आ गए थे? भोसले। ठीक है, भोसले आ गए थे। फिर हुई थी आपकी पांचवी जो संधि हुई थी यहाँ पर, वो हुई थी राजघाट की संधि बेटा। ठीक है, ये हुई थी 1805 में, और ये आ गए थे होलकर और प्लस अंग्रेज आ गए थे। इसके बाद में आई थी नागपुर की संधि। किसकी हुई थी? नागपुर की संधि। छठी जो हुई थी वो कौन सी हुई थी? नागपुर की संधि हुई थी। कब हुई थी? मैं थोड़ा अलग अलग कलर में ले रहा हूँ। ये 16 में हुई थी। कब हुई थी? 16 में।
1816 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज तो थे यहाँ पर कौन आगे थे? भोसले आगे थे। कौन आगे थे? भोसले। ठीक है, फिर हुई थी ग्वालियर की संधि। फिर किसकी हुई थी? ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। और अब कौन आगे थे? अब आगे थे सिंधिया लोग आगे थे। और किस किस के बीच? अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है बेटा, इसके बाद में आई थी पूना की संधि। 8वीं जो हुई थी वो कौन सी हुई थी? पूना की संधि। पूना की संधि कब हुई थी? 1819 में। 1817 में। कब हुई थी? 1817 में। कौन आगे थे यहाँ पर? कौन आगे थे? बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेज। ठीक है, एक संधि और याद रखना आप, जिसे हम कहते हैं मंदसौर की संधि। कौन सी? नवी संधि जो है कौन सी? मंदसौर की संधि। ठीक है, ये हुई थी 1819 में। 1819 में हुई थी। कौन लोग थे यहाँ पर? यहाँ होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो कुछ संधियां हैं, ये आप संधियां थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। सूरत की संधि जो हुई 1775 में रघुनाथ और अंग्रेजों के बीच। तालाबाई की संधि 1782 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। बसीनी की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। राजघाट की संधि 1805 होलकर और अंग्रेजों के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 और सिंधिया 1817 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि जो है 1817 और बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। और मंदसौर की संधि जो है 1819 और होलकर और अंग्रेजों के बीच। और इस तरीके से जो है इन संधियों के चलते और युद्धों के चलते जो है वो ऐसा मान चलिए मराठों का राजनीतिक इतिहास जो है लगभग समाप्त हो गया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने उस क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया था। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हमने लगातार सीरीज दी है। इससे पहले 2 वीडियो बना दी है। ये वीडियो जब भी आपको समझ आएगी, जब इससे पहले दोनों की दोनों वीडियो आप इसको देख लोगे। प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां पर आधुनिक इतिहास की प्ले लिस्ट बनी है, वहां पर जाकर आप आराम से इसको देखिए। ठीक है, और आराम से सारी वीडियो देखिए, इतिहास समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। इतिहास बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपको इसी समय इसी चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।